23 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा का जो सिलसिला शुरू हुआ और तकरीबन 5 दिन तक चला, जिसमें 53 लोग मारे गए, 40 मुसलमान, 13 हिंदू, सैकड़ों लोगों का कारोबार बर्बाद हो गया, घर ध्वस्त हो गए। और इस बात को नोट करना ज़रूरी है कि उस इलाके की मस्जिदों को ख़ासकर निशाना बनाया गया, जबकि मंदिर सुरक्षित रहे। उस हिंसा को आज 1 साल पूरा हो रहा है। इस पूरे साल इस हिंसा पर अलग अलग ढंग से बात की गई है और 1 साल पूरा होना एक मौका है कि हम इस पर फिर से बात करें, इसे समझने की कोशिश करें। यह हिंसा एक बहुत बड़े हिस्से के लिए दिल्ली के, भारत के समाज के शोक का विषय है, लेकिन एक ख़ास राजनीतिक दल के लिए यह खुशी का विषय है। उनके नेता बार बार ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम फिर वही करेंगे जो हमने किया। आखिर उन्होंने क्या किया था? यह कहा जा रहा है कि हमने कुछ नहीं किया था, सड़कें बंद थीं, हमने सड़कें खाली करवाईं। लेकिन एक साधारण सा प्रश्न उठ सकता है, वह यह कि राज्य के पास जब हिंसा का साधन मौजूद है, यानी पुलिस, और वह पुलिस हिंसा अक्सर करती है, हिंसा करने से कभी गुरेज नहीं करती है, तो सड़क खाली करवाने का काम भी पुलिस की जगह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग क्यों कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें ऐसा क्यों करने दिया? पुलिस ने सड़क खाली करने की धमकी पर कार्रवाई भी क्यों नहीं की? इस प्रश्न का उत्तर आज तक पुलिस ने नहीं दिया है, बल्कि उसका कहना यह है कि सड़क खाली करने की धमकी नहीं दी गई थी, अपील की गई थी। और जो धमकी दे रहे थे उनके बारे में पुलिस का कहना यह है कि वे धमकी नहीं दे रहे थे, वे तो दरअसल वार्ता करने आए थे। अलग अलग इंटरव्यूज़ में और वक्तव्यों में इन नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वे जो हिंसात्मक नारे लगा रहे थे, उन नारों पर उनको कोई पछतावा नहीं है, और क्योंकि वे नारे उन्होंने बार बार लगाए हैं। एक नारा और जो उस समय सुनाई पड़ा और जो दिल्ली पुलिस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिखलाई नहीं पड़ा कि वह चिंता का विषय है, वह नारा था, दिल्ली पुलिस लठ चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वे कौन लोग थे जो यह नारा लगा रहे थे और यह नारा लगाते हुए हिंसा कर रहे थे, और क्यों वे दिल्ली पुलिस को अपनी तरफ मान रहे थे? हिंसा करते समय वे क्यों दिल्ली पुलिस जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे? यह हिंसा जो पिछले साल हुई, जिसमें मैंने जैसा कहा 53 लोग मारे गए, 40 मुसलमान, 13 हिंदू, और इस हिंसा का जो ख़ास पक्ष है, जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा कि इसमें ख़ासकर मस्जिदों को निशाना बनाया गया, और इससे इस हिंसा की प्रकृति समझ में आती है। इसमें हिंदू भी मारे गए और कुछ हिंदुओं के घरों को नुकसान पहुंचा। इससे यह कहना आसान हो जाता है कि दरअसल इस हिंसा का शिकार दोनों ही समुदाय हुए। लेकिन सिर्फ मस्जिदों को निशाना बनाना और मस्जिदों को ख़ास कर निशाना बनाना, इससे यह जाहिर हो जाता है कि यह हिंसा संगठित रूप से जिन लोगों ने की, वे मुसलमानों को निशाना बना रहे थे, और संभवतः उस चपेट में हिंदू भी आए, या यह भी हो सकता है कि उस हिंसा का जवाब देने में एक दूसरा समुदाय सामने आया मुसलमानों का, और उसका निशाना हिंदू भी बने। लेकिन हिंसा संगठित कहाँ से की गई, इसका षड्यंत्र कहाँ से किया गया, इसका उत्तर खोजना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही यह समझना ज़रूरी है कि हिंसा, जो कि सिर्फ़ एक घटना नहीं है, एक प्रक्रिया है, वह कैसे लोगों की ज़िंदगी में चलती रहती है और ज़िंदगियों को बदल देती है और समाजों को बदल देती है। जैसे उत्तर पूर्वी दिल्ली में जहाँ मिली जुली आबादियाँ थीं हिंदुओं और मुसलमानों की, अब उनमें दरार पड़ गई है। हम अब इस खुशफहमी में नहीं रह सकते कि हिंदू और मुसलमान सौहार्द से रह रहे हैं, और ये इसलिए कि जब हमला हो रहा था तो तकलीफ़ के साथ मुसलमानों ने देखा कि प्रायः उनके हिंदू पड़ोसियों ने उनका साथ नहीं दिया। पुलिस ने तो उनका साथ नहीं ही दिया, बल्कि उनके खिलाफ़ गई। उसके बाद का पूरा साल जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए तकलीफ़ का साल था, क्योंकि यह कोविड की महामारी का साल था।
और उसमें लोगों की रोजी रोटी मारी गई, हिंदुओं की भी और मुसलमानों की भी। लेकिन उस बीच हमें यह पता चला कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के बहुत सारे मुसलमान अपना मकान कम कीमत पर बेचकर जाने को मजबूर हुए, क्योंकि अब वे वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। इसलिए हिंसा जो एक समय होती है वह सिर्फ उस वक्त तक सीमित नहीं रहती है जब वह हो रही हो, वह उसके बाद तक चलती रहती है और अप्रत्यक्ष हिंसा में तब्दील हो जाती है। मसलन उसके बाद स्कूल जाने में मुसलमान बच्चों का डर, उसके बाद मुसलमान लोगों का अपने आप में सिकुड़ जाना और दूसरों से रिश्ता कम कर देना, क्योंकि उन पर उनका भरोसा नहीं रह गया है। हिंदुओं में इस गुस्से का बढ़ना कि क्यों इसे मुसलमान विरोधी हिंसा कहा जा रहा है, इस बात को लेकर ईर्ष्या का भर जाना कि क्यों मुसलमानों को मुआवजा मिल रहा है। अक्सर 23 फरवरी 2020 के बाद उस इलाके में जाकर लोगों से बातचीत करते हुए हमें अनुभव हुआ कि उस इलाके के मुसलमानों के पड़ोसियों को इस बात पर ऐतराज़ था कि मुसलमानों को इसका शिकार माना जा रहा है। उन्हें इस बात का भी ऐतराज़ था कि उन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उन्हें इस पर ऐतराज़ था कि उन्हें राहत सामग्री दी जा रही है, जबकि ये बहुत स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा था कि ज़्यादातर घर और कारोबार, व्यापारिक संस्थान जो बर्बाद हुए हैं वो मुसलमानों के हैं। तो हिंसा के बाद जो दरारें पड़ती हैं, उन दरारों पर हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ ही राज्य की प्रतिक्रिया क्या थी। दिल्ली की सरकार ने यह कहा कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वह राजनीतिक प्रक्रिया तो शुरू कर सकती थी और सामाजिक प्रक्रिया भी शुरू कर सकती थी। ऐसा उसने नहीं किया। उसने हिंसा का शिकार मुसलमानों के बगल में खड़ा होने से इनकार कर दिया। यह बात, और मुसलमानों पर जब हमला हुआ था तो दो बातें कहकर हमला किया गया था। एक कि तुमने जिनको वोट दिया है क्या अब तुम्हें वे बचाने आएंगे, और दूसरा कि तुम आज़ादी मांग रहे थे, लो हम तुम्हें आज़ादी दे रहे हैं। लेकिन नागरिकता के नए कानून का विरोध करना ही क्या हिंसा थी? अभी दिशा रवि को जमानत देते हुए जज धर्मेंद्र राणा ने जो आदेश दिया है, उस आदेश को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। उनका यह कहना है कि नागरिक सरकार के विवेक के रक्षक होते हैं, और नागरिक अगर किसी सरकार के कदम से, उसके किसी कानून से उनको ऐतराज़ हो तो वो अपना ऐतराज़ जाहिर कर सकते हैं। वे अपने विरोध के लिए पूरी दुनिया की एकजुटता भी इकट्ठा कर सकते हैं। यह कोई राज्य के विरुद्ध साजिश नहीं है। दिल्ली में और दिल्ली के बाहर जो लोग नागरिकता के नए कानून का विरोध कर रहे थे, और इसे कहा जाना चाहिए कि उनमें बहुतायत मुसलमानों की थी, वे जज धर्मेंद्र राणा के मुताबिक नागरिकता के अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे। जो लोग उनके बगल में जाकर खड़े नहीं हो पाए, उन्हें यह पूछना चाहिए कि वे क्यों नहीं ऐसा कर सके, और उन्हें यह भी पूछना चाहिए कि वे अपने पड़ोसियों के दुख में शामिल क्यों नहीं हो सके। राज्य की संस्थाओं को यह पूछने की आवश्यकता है, जिसमें पुलिस शामिल है और न्यायपालिका भी शामिल है, कि हिंसा के शिकार लोगों के साथ वह क्यों नहीं खड़ी हो सकी। क्यों अभी तक दिल्ली पुलिस हिंसा के स्रोत का पता लगाने की तरफ आगे नहीं बढ़ पाई है, बल्कि वह नागरिकता के नए कानून का विरोध करने वालों को ही अपराधी ठहरा रही है, और नागरिकता के नए कानून के विरोध को ही एक जुर्म ठहराने पर तुली हुई है, और उसे एक साजिश ठहराने पर तुली हुई है। दिल्ली हिंसा के 1 साल पूरा हो जाने के बाद हमें इन प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रश्न पर कि आखिर भारतवर्ष में हर कुछ दिन पर ऐसी हिंसा क्यों आयोजित की जाती है। क्यों 2013 में मुजफ्फरनगर में हिंसा हुई, जिसमें हज़ारों मुसलमान विस्थापित हुए और अपने गाँव को नहीं लौट पाए। क्यों 2002 में उतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। क्यों छोटे पैमाने पर त्रिलोकपुरी में हिंसा हुई।
क्यों अटाली में हिंसा हुई और क्यों हिंसा के ऐसे तमाम घटनाओं के बाद राज्य की संस्थाओं के इंसाफ में कोई दिलचस्पी नहीं है, और क्यों एक समाज के रूप में भी हमारी दिलचस्पी इंसाफ में, सौहार्द में और दोस्ताना बहाल करने में नहीं है। ये प्रश्न हैं जो राज्य को, राज्य की संस्थाओं को और समाज को मिलकर पूछने हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।